जब मगा से मिलता है मिगा, मोदी, ट्रंप और अमेरिका भारत संबंधों का भविष्य। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। मोदी और ट्रंप का नेतृत्व वैश्विकता की विचारधारा से रणनीतिक राष्ट्रवाद की ओर बदलाव को रेखांकित करता है। उनकी नीतियां आर्थिक विकास, सुरक्षा और भूराजनीतिक पुनर्संरेखण पर जोर देती हैं, जो अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करती हैं, जबकि डीप स्टेट इकाइयां कट्टरपंथी विचारधाराओं और बदलती वैश्विक और भूराजनीतिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करती हैं। वैश्विक राजनीति में राष्ट्रवाद उफान पर है। मात्र 2 दशक पहले विश्व मंच पर वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का बोलबाला था, परंतु कट्टरपंथी इस्लाम और अप्रवासन पर बढ़ती चिंताओं ने कई पश्चिमी देशों को वैश्वीकरण के तथाकथित लाभों को लेकर आलोचनात्मक रवैया अपनाने के लिए प्रेरित किया। वैश्वीकरण के सिद्धांत से मोह भंग होने के साथ ही अनेकों पश्चिमी देशों ने अपनी नीतियां तेजी से बदली, जिसके अंतर्गत अब वे आंतरिक मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे। इसके साथ ही इन देशों ने वैश्विक एकीकरण के बजाय घरेलू नीतियों को अधिक प्राथमिकता दी। यूरोप भर में वामपंथी विरोधी राष्ट्रवादी सरकारों का उदय इस बदलाव का ज्वलंत उदाहरण है। इसी तरह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक सफलता भी इसी प्रवृत्ति के अनुरूप है। उनके अभियान का ध्यान विनिर्माण नौकरियों को वापस लाकर, अप्रवासन, एंटी इमिग्रेंट नीतियों को सख्त करके और प्रगतिशील राजनीति के प्रभाव को कम करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित था। ट्रंप के चुनावी अभियान में निहित संदेश बहुत से वर्किंग क्लास अमेरिकियों के हितों के साथ सीधा जुड़ा, जिससे वर्किंग क्लास के एक बड़े तबके ने उनके अभियान को बढ़ चढ़कर समर्थन दिया। इन अमेरिकी नागरिकों की राय थी कि पिछली सरकारों ने घरेलू आर्थिक चुनौतियों के मुकाबले विदेशी मामलों को अधिक प्राथमिकता दी। कई लोगों ने ट्रंप के नेतृत्व को पिछली नीतियों से स्पष्ट रूप से अलग माना, जिससे राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित हुआ। भारतीय संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में लगातार तीसरी बार फिर से चुना जाना इसी तरह की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जबकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मगा आंदोलन की अप्रवासन विरोधी बयानबाजी में कभी-कभी श्वेत वर्चस्व की प्रतिध्वनियां दिखाई देती हैं, जो भारत में राष्ट्रवाद के मोदी के दृष्टिकोण से मौलिक रूप से अलग है। फिर भी ट्रंप प्रशासन के व्यापक भूराजनीतिक दृष्टिकोण और मोदी सरकार के भू राजनीतिक दृष्टिकोण के बीच महत्वपूर्ण समानताएं हैं। मगा विमर्श के अधिक चरम तत्वों को यदि हम थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दें, तो पाएंगे कि दोनों नेता वैश्विक मामलों पर एकल दृष्टिकोण साझा करते हैं, जो राष्ट्रीय संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय संरेखण के पुनर्मूल्यांकन पर जोर देता है। ट्रंप और मोदी के बीच की व्यक्तिगत इक्वेशन को देखते हुए दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ साथ बड़े वैश्विक क्रम को आकार देने के लिए इन समानताओं का लाभ उठाने की काफी संभावना है। हालांकि यह स्वीकार करना आवश्यक है कि समकालीन भूराजनीतिक परिदृश्य तेजी से अस्थिर होता जा रहा है, जो अनिश्चितता और विखंडन के बादलों से घिरा हुआ है। अमेरिका भारत संबंध नीतिगत समानताओं का भरपूर लाभ उठाने और आपसी मतभेदों के कुशल प्रबंधन पर निर्भर हैं। जैसे जैसे अमेरिका भारत के साथ अपने विकसित होते संबंधों को आगे बढ़ाता है, दोनों देशों के बीच थोड़ा बहुत तनाव आना लाजिमी है, क्योंकि जैसे जैसे भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ता है और यह विश्व मंच पर एक उभरती हुई शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करता है, दोनों देशों को अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब स्थायी मित्रता या प्रतिद्वंद्विता से परिभाषित नहीं होते। इसके बजाय आज की दुनिया एक मित्र शत्रु खांचे का अनुसरण करती है, जहां करीबी सहयोगी भी घर्षण का अनुभव करते हैं, पारंपरिक विरोधी विशिष्ट मुद्दों पर सहयोग करते हैं
और राष्ट्र वैचारिक प्रतिबद्धताओं की बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। नए समीकरण और हित अस्तित्व में आ गए होंगे। राष्ट्रीय हित की एकनिष्ठ खोज हमारी दुनिया को एक बाजार की तरह बना देगी, जिसमें ज्यादा खिलाड़ी, कम नियम और ज्यादा अस्थिरता होगी। नतीजतन लक्ष्य ज्यादा तात्कालिक और दृष्टिकोण ज्यादा सामरिक होते हैं। साझा आधार खोजने में रुचि कम होने के कारण संरचनाएं कमजोर हो गई हैं। न्यूयॉर्क, जिनेवा और ब्रुसेल्स अब ऐसे प्रतीक बन गए हैं जिनका अनुसरण न करने में ही भलाई मालूम होते हैं। ज्यादा लेनदेन के माहौल में फायदे का दावा किया जाता है और वार्ताकारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। विश्वास में कमी तेजी से आई है, खासकर उन देशों के लिए जो गठबंधन प्रणालियों का हिस्सा हैं। निर्भरता अब एक बढ़ता हुआ प्रश्न चिन्ह है और मित्र और सहयोगी अब दबावों से अछूते नहीं रह गए हैं। वास्तव में जब बड़े संबंधों के मद्देनजर छोटे मतभेदों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है तो हर किसी को निष्पक्ष खेल खेलने का मौका मिलता है। जैसे जैसे राष्ट्रवाद विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करता है, वैसे वैसे अलग अलग हितों का महत्व भी बढ़ता है। राजनीतिक क्षेत्र में ग्रीन ऑन ब्लू हमलों के प्रवेश के साथ ही काले और सफेद को फिर से परिभाषित किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि मोदी और ट्रंप दोनों की नीतियां वैश्विक डीप स्टेट के प्रभाव को चुनौती देती हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई जिसे अमेरिकी संदर्भ में वोक विचारधारा को बढ़ावा देने और भारत विरोधी आख्यानों और हिंदू विरोधी बयानबाजी के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। वैश्विक भूराजनीतिक व्यवस्था को नया आकार देने और विश्व शांति के लिए उभरते खतरों को संबोधित करने के लिए इन विभिन्न दृष्टिकोणों को कैसे एकीकृत कर सकते हैं, हम अगले कुछ खंडों में इस पर चर्चा करेंगे। मगा और मोदी की राष्ट्रवाद नीति के बीच समानताएं। डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मगा एजेंडे और नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों को वैश्विक वोक तंत्र से खासा विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वोक तंत्र राष्ट्रीय गौरव, सांस्कृतिक पहचान और देशभक्ति की धारणाओं को मौलिक रूप से नकारता है। वैश्विक मीडिया, शिक्षाविदों और प्रभावशाली बौद्धिक संस्थानों के तंत्र में गहराई से समाई वोकिज्म की विचारधारा अक्सर वामपंथी सरकारों को वैश्विक चुनौतियों के चरम समाधान के रूप में चित्रित करती है, जबकि राष्ट्रवादी और गैर वामपंथी नेतृत्व के प्रति अतिशयोक्तिपूर्ण भय को बढ़ावा देती है। हालांकि पश्चिम, विशेष रूप से यूरोप में दक्षिणपंथ की ऐतिहासिक विरासत विवादास्पद रही है, लेकिन चरमवामपंथ भी अराजकता, हिंसा और अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के अपने स्वयं के चिंताजनक रिकॉर्ड से मुक्त नहीं है। सभी गैरवामपंथी राजनीतिक आंदोलनों को दक्षिणपंथी कहकर नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना उन सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं को नजरअंदाज करता है, जिनके चलते दुनिया में राष्ट्रवादी सरकारों का उदय हुआ है। यूरोप और अमेरिका में प्रगतिशील राजनीति के खिलाफ प्रतिक्रिया कई कारकों के संगम से उत्पन्न हुई है। इसमें आर्थिक गिरावट, कल्याणकारी राज्य की कमजोर होती स्थिति और बढ़ते अपराध, जिन्हें अक्सर अवैध अप्रवास से जोड़ा जाता है, शामिल हैं। इसके अलावा कट्टरपंथी इस्लाम को लेकर बढ़ती चिंताएं भी इस प्रतिक्रिया को तेज कर रही हैं। इन चुनौतियों से निराश कई स्थानीय नागरिक अब ऐसे नेतृत्व की मांग कर रहे हैं जो वैश्विक नीतियों के प्रदर्शन के बजाय आंतरिक स्थिरता को प्राथमिकता दे। इस सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझे बिना इन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी राजनीति के उदय को अलग से नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा सभी गैरवामपंथी विचारों को एक ही दक्षिणपंथी श्रेणी में रखना पश्चिम के बाहर के राष्ट्रवादी आंदोलनों की अनूठी विशेषताओं को समझने में नाकाम रहता है। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान को फिर से मजबूत करने से जुड़ा है, एक पहचान जो लंबे समय तक इस्लामी आक्रमणों और यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण दबाई गई थी।
लेकिन पश्चिमी मीडिया और अकादमिक जगत अक्सर मोदी के राष्ट्रवादी विचारों को अल्पसंख्यक विरोधी, विभाजनकारी या फासीवादी फैसिज्म कहकर गलत ढंग से पेश करते हैं। वे भारतीय राष्ट्रवाद के उस ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं जो भारत की अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से स्थापित करने से जुड़ा है। इंडिया टुडे के एक लेख में ट्रंप के मगा विजन और मोदी के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बीच एक दिलचस्प समानता को दर्शाया गया है, जिसमें अमेरिकी महानता को बहाल करने की ट्रंप की महत्वाकांक्षा और मोदी द्वारा भारत की विश्व गुरु, दुनिया के शिक्षक के रूप में भूमिका पर जोर देने के बीच की समानताओं को उजागर किया गया है। जबकि विश्व गुरु के बजाय विश्व मित्र, दुनिया का दोस्त शब्द ने हाल ही में भारतीय कूटनीतिक विमर्श में अधिक गति पकड़ी है, दोनों शब्दों का अंतर्निहित सार एक ही है। भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की मोदी सरकार की दृष्टि वैश्विक मंच पर अमेरिका की श्रेष्ठता को मजबूत करने के ट्रंप के लक्ष्य से काफी मेल खाती है। डोनाल्ड ट्रंप के उद्घाटन भाषण में राष्ट्रीय गौरव, योग्यता और एकजुट अमेरिकी पहचान पर जोर दिया गया था। उन्होंने अमेरिका की संप्रभुता वापस पाने, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने और एक समृद्ध, स्वतंत्र और गर्वपूर्ण राष्ट्र बनाने को प्राथमिकता दी। अमेरिकी राष्ट्रवाद पर ट्रंप की सोच के कारण उन पर अक्सर श्वेत वर्चस्व को बढ़ावा देने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने अमेरिका की विविधता को स्वीकार किया और बताया कि उनके एजेंडे को समाज के हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है, चाहे युवा हों या बुजुर्ग, पुरुष या महिलाएं, अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक, एशियाई, शहरी, उपनगरीय या ग्रामीण समुदाय। इसके अलावा ट्रंप ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता और अमेरिकी समाज की एकजुटता को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया। ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय गौरव का आह्वान राष्ट्रवाद पर नरेंद्र मोदी के विमर्श से काफी मिलता जुलता है। मोदी अपनी नीतियों और भाषणों के माध्यम से एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक लोकाचार मतभेदों को पार करते हुए एकजुट करने वाली ताकतों के रूप में काम करते हैं। जिस तरह ट्रंप अमेरिका को वोक राजनीति का शिकार मानते हैं, जो इसके मूलभूत मूल्यों को खतरे में डालती है, उसी तरह मोदी राष्ट्रवाद और देशभक्ति को भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ ढाल के रूप में पेश करते हैं। हालांकि मोदी के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की वामपंथी उदारवादी मीडिया द्वारा कड़ी आलोचना की गई है, जो अक्सर इसे हिंदू बहुसंख्यकवादी एजेंडे को लागू करने के रूप में चित्रित करता है। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जैसे विधायी कार्यों, जो पड़ोसी इस्लामी देशों से सताए गए अल्पसंख्यकों को शरण देता है, को हिंदू राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप में लेबल किया गया है। इसी तरह ट्रंप का वोक राजनीति के खिलाफ दृढ़ रुख, अवैध अप्रवासन पर उनकी कार्रवाई और सख्त नागरिकता नीतियों को वामपंथी उदारवादी मीडिया ने तानाशाही और फासीवादी के रूप में पेश किया है। मूल रूप से मोदी और ट्रंप दोनों की राष्ट्रवादी विचारधाराएं समाज और संस्कृति में वामपंथी आख्यानों के प्रभुत्व को चुनौती देती हैं। हालांकि वोक राजनीति की अभिव्यक्ति दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भिन्न होती है और यह स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। मोदी की राष्ट्रवादी दृष्टि भारत के सभ्यतागत और सांस्कृतिक पुनरुत्थान से जुड़ी हुई है। यह उस वामउदारवादी दृष्टिकोण को चुनौती देती है जो उपनिवेशवाद और विदेशी शासन के संदर्भ में भारत के इतिहास को परिभाषित करता रहा है। इसी तरह ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडा अमेरिकी राजनीति और समाज में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और मजबूत राष्ट्रीय पहचान को फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे वह वोक विचारधारा का प्रत्यक्ष विरोध करता है। आतंकवाद और हिंसा की स्पष्ट अस्वीकृति। मोदी और ट्रंप
दोनों की नीतियां आतंकवाद के सभी रूपों को खारिज करने पर केंद्रित रही हैं। ट्रंप ने वोक लॉबी द्वारा विविधता, मानवाधिकार और बहुसंस्कृतिवाद की आड़ में इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिशों को साफ तौर पर नकारा है। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान समर्थित इस्लामी कट्टरपंथ और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मोदी सरकार का इस दिशा में सबसे बड़ा कदम जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना रहा, जिससे अगस्त 2019 में मुस्लिम बहुल राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो गया। इसका उद्देश्य घाटी में शांति बहाल करना और विकास को बढ़ावा देना था, जो लंबे समय से हिंसा का शिकार रही थी। दूसरी ओर ट्रंप ने भी इस्लामी चरमपंथ और आतंकवाद पर कठोर नीति अपनाई। हालांकि उनकी गाजा योजना, जिसमें अमेरिका द्वारा गाजा पट्टी पर नियंत्रण का प्रस्ताव था, को दुनिया भर में आलोचना मिली, लेकिन यह भी सच है कि ट्रंप के शासन में ही गाजा युद्धविराम समझौते को ज़मीनी स्तर पर लागू किया गया। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ट्रंप ने कई अहम कार्यकारी आदेश जारी किए। इनमें अमेरिका मेक्सिको सीमा पर अवैध अप्रवासन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना और मेक्सिकन ड्रग कार्टेल को आतंकवादी संगठन मानने का फैसला शामिल था। अमेरिका के नए खुफिया प्रमुख बनने के बाद तुलसी गबार्ड को सबसे पहले कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद से निपटने का काम सौंपा गया। ट्रंप ने जो बिडेन की अप्रवासन नीतियों की भी कई बार आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार इन नीतियों ने कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद और अन्य हिंसक अपराधों को बढ़ावा दिया है। इसी तरह मोदी सरकार ने भी हिंसा और उग्रवाद से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद पर एक बड़ी कार्रवाई में भारत के विदेश मंत्रालय ने देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस समूह पर आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण, लक्षित हत्याओं, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने और देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने सहित कई गंभीर अपराधों से जुड़े आरोप हैं। आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में यूएपीए अधिनियम में संशोधन करके व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान शामिल किया। संशोधन से पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। ट्रंप और मोदी दोनों को उनके आतंकवाद विरोधी नीतियों, विशेष रूप से कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद पर कड़े रुख के कारण वामपंथी उदारवादी मीडिया और शिक्षाविदों द्वारा लगातार आलोचना झेलनी पड़ी है। इस आलोचना में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए दिसंबर 2021 में द गार्जियन ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि भारत में मोदी सरकार आतंकवाद विरोधी कानूनों का उपयोग अपने आलोचकों, पत्रकारों, वकीलों, कवियों, पुजारियों और कश्मीरी नागरिकों को डराने के लिए कर रही है। इसी तरह ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान वामपंथी वैश्विक मीडिया ने उन पर बार बार इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया। उनके दूसरे कार्यकाल में मीडिया ने उनके प्रशासन की फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों पर सख्त प्रतिक्रिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ कदम के रूप में प्रस्तुत किया। ट्रंप की अमेरिका को फिर से महान बनाने की अवधारणा में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और अमेरिका को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए आंतरिक सुधार को वरीयता देना शामिल है। इस नीति का एक प्रमुख पहलू अमेरिका को पेचीदा और विवादास्पद विदेशी उलझनों से अलग करना है। दूसरे शब्दों में, अमेरिकी राष्ट्रपति एक गैर-हस्तक्षेपवादी अमेरिका की कल्पना करते हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा की आड़ में अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने या अनावश्यक युद्धों में शामिल होने से बचता है। इसके परिणाम स्वरूप ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दौरान
वैश्विक संघर्षों को बढ़ावा देने वाले डीप स्टेट नेटवर्क के कमजोर होने की संभावना है, अगर यह पूरी तरह से खत्म नहीं भी हो पाया तो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व मित्र, एक वैश्विक मित्र के रूप में देखते हैं, जो सतत वैश्विक वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि विश्व मंच पर अधिक मुखर नेतृत्व की भूमिका की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि यह युद्ध का नहीं, शांति का समय है। रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन संघर्षों के बीच मोदी सरकार ने लगातार हिंसा की निंदा की है और इस बात पर जोर दिया है कि समाधान बातचीत और वार्ता के माध्यम से आना चाहिए। ग्लोबल डीप स्टेट और वोकिज्म को चुनौती। ट्रंप और मोदी की नीतियों में ग्लोबल डीप स्टेट को खत्म करने के प्रयास शामिल हैं। हालांकि डीप स्टेट की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, लेकिन यह शब्द आम तौर पर व्यक्तियों, संगठनों और बहुराष्ट्रीय निगमों के एक एलीट नेटवर्क को संदर्भित करता है, जो सरकारों को गुप्त रूप से नियंत्रित करने और शासन परिवर्तन को अंजाम देने के लिए बहुत अधिक प्रभाव रखते हैं। अरबपति जॉर्ज सोरोस का नाम अक्सर डीप स्टेट से जोड़ा जाता है, जिन पर गैरवामपंथी सरकारों के खिलाफ प्रचार करने और राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए अपने विशाल नेटवर्क का लाभ उठाने का आरोप लगाया जाता है। अमेरिका में डीप स्टेट पर अक्सर एक छिपी हुई सत्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाया जाता है, जहां अदृश्य संस्थाएं नीतियों और सामाजिक मूल्यों को नियंत्रित करने में गुप्त रूप से प्रभाव डालती हैं। यह धारणा इस चिंता को जन्म देती है कि देश और दुनिया से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में निर्वाचित सरकार के बजाय अनिर्वाचित समूहों का प्रभाव अधिक हो सकता है। इससे शासन की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ट्रंप का अमेरिका को फिर से महान बनाने का दृष्टिकोण वोकिज्म का कड़ा विरोध करता है और अमेरिका की कथित मूल व्यवस्था की वापसी पर जोर देता है। उनके अभियान ने वोक राजनीति पर नकेल कसने का वादा किया था, जो पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशों की श्रृंखला में परिलक्षित होता है, जो अमेरिकी राजनीति, संस्कृति और समाज को नया रूप देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। वोकिज्म और डीप स्टेट के तंत्र को सीधी चुनौती देते उनके द्वारा हस्ताक्षरित कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों में शामिल हैं। संघीय सरकार में विविधता, समानता और समावेश, डेई कार्यक्रमों की समाप्ति, संघीय भर्ती प्रक्रिया में सुधार और सरकारी सेवाओं में योग्यता की बहाली, केवल 2 लिंगों यानी पुरुष और महिला को आधिकारिक मान्यता, संघीय सरकार को व्यक्तियों को उनकी लिंग पहचान के बजाय उनके केवल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से संदर्भित करने का आदेश, लिंग विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए संघीय निधियों के उपयोग पर प्रतिबंध, सरकारी खर्च में कटौती करने के लिए राष्ट्रपति के सरकारी दक्षता विभाग डोज की स्थापना और कार्यान्वयन, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड के लिए फंडिंग को निलंबित करने के निर्णय को व्यापक रूप से वैश्विक डीप स्टेट नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कदम की वैश्विक आलोचना हुई है, क्योंकि 90 दिवसीय फंडिंग निलंबन ने अमेरिकी सहायता पर निर्भर क्षेत्रों में मानवीय सहायता परियोजनाओं को बाधित किया है। परंतु यूसेड पर अक्सर राष्ट्र विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने और विकास सहायता की आड़ में वैचारिक विध्वंस में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। इस पर मीडिया आउटलेट्स, एनजीओ और एक्टिविस्ट नेटवर्क को वित्तपोषित करने का भी आरोप लगाया गया है, जो भारत सहित बहुत से देशों के सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करने वाले आख्यानों को बढ़ावा देते हैं। द ऑर्गेनाइजर में हाल ही में छपे एक लेख में भारत के लिए यूसेड को खत्म करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें किसानों के विरोध प्रदर्शन और शाहीन बाग विरोध जैसे आंदोलनों को वित्तपोषित करने में इसकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि यूसेड अराजकता पैदा करने और भारतीय राज्य को अस्थिर करने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों के लिए एक प्रमुख वित्तीय चैनल के रूप में कार्य करता है।
लेख में आगे दावा किया गया है कि यूसेट का माओवाद और कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद सहित कई प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों से संबंध है। इसमें कई उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे यूसेट के फंड का कथित तौर पर भारत और अन्य विकासशील देशों में मानवता विरोधी कार्यों के लिए दुरुपयोग किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने पर जोर दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति वोक विचारधारा को खत्म कर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि भारत में वोक विचारधारा उतनी गहराई से नहीं फैली है जितनी अमेरिका में, लेकिन इसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 में राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने तर्क दिया है कि अशोका यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान अमेरिकी विश्वविद्यालयों से आयातित वोक विचारधाराओं के लिए वाहक के रूप में कार्य करते हैं, खासकर लिंग और यौनिकता, सेक्सुअलिटी जैसे मुद्दों पर। भारतीय संदर्भ में वोक विचारधारा भी हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी है। वह हिंदू धर्म को पितृसत्ता और उत्पीड़न की व्यवस्था के रूप में चित्रित करता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने और औपनिवेशिक आख्यानों को खारिज करने के लिए मोदी सरकार का प्रयास सीधे इस विमर्श को चुनौती देता है। हालांकि वोकवाद को प्रगतिशील विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु यह अक्सर दकियानूसी औपनिवेशिक विचारधाराओं को मजबूत करता है और भारत में उपनिवेशवाद के उन्मूलन के प्रयासों को खारिज करता है। यह वैचारिक टकराव उसी तरह है जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वोकिज्म के खिलाफ रुख। मोदी सरकार ने डीप स्टेट फंडिंग नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए भी कदम उठाए हैं। एनजीओज की विदेशी फंडिंग को विनियमित करने के लिए 2020, 2022 और 2024 सहित कई बार विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA में संशोधन किया गया। नतीजतन कई प्रमुख एनजीओज को FCRA के तहत ब्लैकलिस्ट किया गया है। वह कथित विकास विरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण के कारण उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। 2024 में भारत के गृह मंत्रालय ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस CNISBSS, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी ITSIS, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया VHAI और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया EFOI जैसे संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए। ये उपाय भारत की संप्रभुता और सांस्कृतिक तानेबाने को कमजोर करने वाले विदेशी प्रभाव को रोकने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति को दर्शाते हैं। मोदी सरकार पत्रकारिता के नाम पर भारत की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त विदेशी पत्रकारों के खिलाफ भी सख्त रुख अपना चुकी है। भारत सरकार ने ऐसे कई विदेशी पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है या उन्हें नियंत्रित किया है, जिसे डीप स्टेट गठजोड़ पर कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार ने प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक, धार्मिक स्वतंत्रता सूचकांक आदि जैसे कई वैश्विक सूचकांकों को भी भारत विरोधी प्रचार के रूप में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के खिलाफ इन सभी वोक रैंकिंग्स और घोषणाओं की जड़ें अमेरिका के डीप स्टेट के वोक संगठनात्मक ढांचे में हैं, जिसे ट्रंप प्रशासन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार ने भारत के आंतरिक मामलों में जॉर्ज सोरोस के तथाकथित हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठाया है। उनका आरोप है कि विपक्षी दल कांग्रेस को प्रत्येक संसदीय सत्र की शुरुआत में चुनिंदा मुद्दे उठाने के लिए व्यवस्थित रूप से जॉर्ज सोरोस तंत्र द्वारा तैयार किया जाता है। मोदी ट्रंप वार्ता के मुख्य बिंदु। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2025 की अमेरिका यात्रा ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें ट्रंप प्रशासन के तहत सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, रक्षा सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान
दोनों नेताओं ने आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की और सीमा पार से उत्पन्न होने वाले खतरों का मुकाबला करने पर सहमति व्यक्त की। इस वार्ता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अमेरिका द्वारा 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को स्वीकृति देना रही। ट्रंप ने वैश्विक सुरक्षा सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद से संयुक्त रूप से निपटने की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। रक्षा सहयोग को लेकर भी व्यापक विमर्श हुआ, जहां ट्रंप ने भारत को F-35 सहित अन्य सैन्य उपकरणों की बिक्री बढ़ाने की घोषणा की, जबकि मोदी ने रक्षा सहयोग ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त व्यापार शुल्क, परमाणु ऊर्जा, तेल और गैस व्यापार जैसे आर्थिक मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में दोनों नेताओं ने भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए क्वाड तंत्र के तहत सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और अमेरिका ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $500 अरब तक पहुंचाने का संयुक्त लक्ष्य रखा है। दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए निकट भविष्य में पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अवैध अप्रवास के मुद्दे पर भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख का समर्थन किया और सत्यापित अवैध अप्रवासियों को वापस लेने की अपनी इच्छा की पुष्टि की, यह स्वीकार करते हुए कि इनमें से कई व्यक्ति सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं और अक्सर गलत संगत में पड़कर अवैध प्रवास की गैरकानूनी राह पर अग्रसर हो जाते हैं। द्विपक्षीय वार्ता में मानव तस्करी को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों से इस तंत्र का जड़ से उन्मूलन करने और तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सहयोगी तंत्र विकसित करने का आग्रह किया गया। चर्चा में भारत के मेक इंडिया ग्रेट अगेन मेगा विजन पर भी चर्चा हुई, जो ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मगा नारे से प्रेरित है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के तुरंत बाद मोदी ने कथित तौर पर दोनों सिद्धांतों के बीच की समानताओं पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर देते हुए कि भारत का विकसित भारत का लक्ष्य मगा के तहत अमेरिका की आकांक्षाओं के अनुरूप है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह साझा लक्ष्य भारत और अमेरिका के लिए साझा समृद्धि की दिशा में मिलकर काम करने का अवसर उत्पन्न करता है। मगा और मिग के बीच के तालमेल को समृद्धि के लिए मेगा साझेदारी के रूप में वर्णित किया गया, जो इस विचार की पुष्टि करता है कि दोनों राष्ट्र अपनी अपनी विरासत और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक विकास को प्राप्त करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। भारत के तेजी से विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ने के साथ इन राष्ट्रीय लक्ष्यों का संरेखण गहन द्विपक्षीय सहयोग और आपसी प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। ट्रंप और मोदी के नीतिगत मतभेद। हालांकि ट्रंप और मोदी की नीतियां और शासन शैली एक जैसी हैं, परंतु उनके बीच कई महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। मोदी सरकार बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के अनुसार चलने को प्राथमिकता देती है, जबकि भूराजनीति के प्रति ट्रंप का दृष्टिकोण एकतरफावाद और वैश्विक संस्थाओं की अस्वीकृति की ओर झुका हुआ है। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से उनके प्रशासन का पीछे हटना और WHO जैसे संगठनों के प्रति उसका संदेह भारत के हितों को आगे बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाने की मोदी की रणनीति के बिल्कुल विपरीत है। इसके अतिरिक्त, जबकि ट्रंप प्रशासन अत्यधिक संरक्षणवाद को अपनाता है और अमेरिकी आर्थिक प्राथमिकताओं की रक्षा के लिए टैरिफ लगाता है, मोदी का दृष्टिकोण भारत के लिए अनुकूल परिणामों को सुरक्षित करने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली के अंतर्गत काम करने पर केंद्रित है। इन मतभेदों के बावजूद भारत अमेरिका संबंधों के मजबूत बने रहने की उम्मीद है। हालांकि जिन विषयों को लेकर मतभेद हैं, उनके सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुधार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सीट की मांग और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में
वैश्विक दक्षिण के लिए अधिक प्रतिनिधित्व जैसी पहलों के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि ट्रंप प्रशासन इन प्रयासों का सक्रिय रूप से विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी अलग वैश्विक प्राथमिकताओं के कारण इस मुद्दे पर निष्क्रिय रुख अपनाया जा सकता है। दूसरी ओर ट्रंप का दृढ़ निश्चयी, परिणामोन्मुख दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र के लंबे समय से ठप्प पड़े सुधारों को भी गति दे सकता है, बशर्ते ट्रंप प्रशासन उनकी आवश्यकता को लेकर आश्वस्त हो सके। उनका रुख संयुक्त राष्ट्र पर कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाने के लिए दबाव डाल सकता है, जिससे उसे इस संदर्भ में अपने उस नरम रवैये को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जैसा उसे अक्सर अपनाते देखा गया है। निष्कर्ष: राष्ट्रपति ट्रंप के अधीन अमेरिकी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के अधीन भारतीय सरकार के नीतिगत ढांचों और वैचारिक झुकावों में काफी हद तक समानता है। यह संरेखण अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए आशाजनक निहितार्थ रखता है, विशेष रूप से वैश्विक आतंकवाद और वामोदारवादी या वोक वैचारिक आंदोलन के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने में। हालांकि सतर्कता बरतते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। भूराजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के क्षेत्र में गठबंधन मुख्य रूप से वैचारिक संरेखण के बजाय आपसी हितों से आकार लेते हैं। अमेरिका फर्स्ट नीति स्वाभाविक रूप से भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित नहीं होती है, जिससे भारत के लिए अनुकूल परिणामों को सुरक्षित करने के लिए इन नीतिगत समानताओं को कुशलता से नेविगेट करना अनिवार्य हो जाता है। इसी तरह भारत का विश्वगुरु या विश्वमित्र दृष्टिकोण ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का पूरक है, केवल इस हद तक कि दोनों देश अपने साझा हितों का प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार, जबकि वैचारिक तालमेल सहयोग के लिए एक आधार प्रदान करता है, निरंतर सहयोग अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक देश आपसी लाभ के लिए एक साझा जमीन का कितना अच्छा उपयोग करता है।